मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15, लेसन नंबर 15 आपका दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 आपका दिया गया है जूरिस में। जूरिस का जो चैप्टर 15 है उसका नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि किन किन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किन किन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जैसे आपने देखो, एक जनरल सा एग्जांपल, आपके फादर ने कभी प्रॉपर्टी बाय की हो। अगर कोई प्रॉपर्टी बाय की है आपके फादर ने, तो आपके फादर ने बोला होगा कि हम रजिस्ट्री करा लेते हैं इसकी। रजिस्ट्री वर्ड आपने सुना होगा कि रजिस्ट्री करा लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा लेते हैं। जनरली वर्ड यूज होता है कि रजिस्ट्री करा देते हैं। तो रजिस्ट्री क्या है? एक तरह से वही चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना। ट्रांजेक्शन का रजिस्टर नहीं है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन। कि वो जो सेल डीड हुई है आपके और उसके बीच में, जो सेल हो रही है आपके और उसके बीच में, उसको क्या करा लेते हैं? उसको रजिस्टर करा लेते हैं। जो सेल आपके और सामने वाले के बीच में हुई है उसको रजिस्टर करा लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लेते हैं। जिस डॉक्यूमेंट की वजह से जो प्रॉपर्टी कल को मिस्टर ए की थी वो आज मिस्टर बी की हो जाएगी। जो कल को प्रॉपर्टी मिस्टर ए की थी, आज वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? मिस्टर बी की हो जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी? तो पता कैसे चलेगा ना? तो ये जो घर है मिस्टर ए का है, मिस्टर बी का है, किसके नाम पर है, कैसे पता चलेगा? जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, जब तक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराएंगे। तो अगर दो लोगों के बीच में, अगर दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और ट्रांजेक्शन की वजह से राइट, ट्रांजेक्शन की वजह से राइट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या एक्सटिंग्यूज हो रही है, मतलब एक्सटिंग्यूज मतलब खत्म हो रही है, या तो राइट लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है, एक्सटिंग्यूज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन या वो डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से, वो डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक्सटिंग्यूज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, किसमें? किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज में जिसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो उनको क्या कराना पड़ेगा? आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो देखो चैप्टर के नाम से भी यही क्लियर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? रिकॉर्ड कराना। क्या? कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट लिखा है, जो डॉक्यूमेंट में कंटेंट है। तो अगर सेल डीड है तो मतलब हम सेल को क्या करा रहे हैं? रजिस्टर करा रहे हैं। तो कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा लिया और ट्रांजेक्शन का प्रूफ हमारे पास क्या हो गया? वो कॉपी होगी जो जिसपे साइन कर दिए किसने? रजिस्टरिंग ऑफिसर ने। जिसपे स्टैंप लगा दी किसने? रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर ने उसमें साइन लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, तो वो क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि कल को अगर इस प्रॉपर्टी में झगड़ा है तो मैं कोर्ट में क्या कर सकता हूँ? इस चीज को पेश कर सकता हूँ। मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि देखो, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर के आगे ये बात रिकॉर्ड हुई थी, ये बात रिकॉर्ड हुई थी कि मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी बेची है मिस्टर बी को, और सारी चीजें प्रूव होगी, तभी तो क्या होगा? वो जो प्रॉपर्टी है उस पर झगड़ा है तो आपकी कहलाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इंटरलिया इंश्योर प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया तो इसका मतलब क्या है? वो डॉक्यूमेंट की एक कॉपी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने रख ली है, उसे प्रिजर्व करके रखेंगे एज ए रिकॉर्ड जब तक मॉडिफिकेशन नहीं आता। अब देखो, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप पिछले 10-12 जितने जितने भी बायर आज तक आपकी प्रॉपर्टी के हुए हैं, जितने भी आपसे पहले किस किस लोगों के पास ये प्रॉपर्टी थी, तो सारी डिटेल पता की जा सकती है, सारी डिटेल फाइंड आउट की जा सकती है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का होता है, ट्रांजेक्शन का नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी यही बोला कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का किया जाता है, ट्रांजेक्शन का नहीं। सेल को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, सेल की वजह से जो राइट में चेंज आ रहे हैं उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल को चेंज नहीं कर रहे हैं। सेल की वजह से जो राइट में चेंज आ रहे हैं उन राइट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन राइट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का है, रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन का नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अब दो डेफिनेशन है इसमें, एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये वर्ड आपके आगे आने हैं, ये वर्ड आपके आगे आने, इसीलिए एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको जो ऑपरेट करेगा कैसे? इमीडिएट बेसिस पे।
इंटेंशन क्या थी उसके पीछे बनाने की, कि जैसे ही बनेगा वैसे ही ऑपरेटिव हो जाएगा, वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा उसके बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल सेल डीड है, फॉर एग्जांपल सेल डीड है, जैसे ही रजिस्टर होगी तो प्रॉपर्टी किसके नाम पर, ए से बी के नाम पे चली गई। जैसे ही रजिस्टर हो गई तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे चली गई, ए से बी के नाम पे चली गई। तो प्लान क्या है, जिसकी इंटेंशन क्या है कि इमीडिएट ऑपरेटिव, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑपरेटिव होगा ओनली आफ्टर डेथ, ओनली आफ्टर डेथ, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कैसे कब ऑपरेटिव होगा, ओनली आफ्टर दैट। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, विल, जो वसीयत है, जो वसीयत है क्या वो जब बंदा जिंदा होता है तभी एप्लीकेबल हो जाती है, नहीं, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी बचती है, डिवाइड होती है ना, उसके मरने के बाद। जब तक वो जिंदा है तब तक तो प्रॉपर्टी उसी की, जब वो मर जाएगा तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी अलग अलग बंदों के नाम पे जिनका नाम वसीयत में लिखा होगा। तो टेस्टामेंट्री जो इमीडिएट इफेक्टिव नहीं है, आफ्टर दैट इफेक्टिव है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर होते ही इफेक्टिव है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर होते ही इफेक्टिव है। रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो दोनों सेक्शंस पढ़ेंगे हम। सेक्शन 17, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, वो डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, वो डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन आर इज कंपलसरी आर द फॉलोइंग। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ये नीचे लिखे गए हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। अगर गिफ्ट में क्या दी जा रही है, इमोबल प्रॉपर्टी दी जा रही है, अगर गिफ्ट में क्या दी जा रही है, देखो विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन इमोबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो रहा है। तो मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, गिफ्ट कर दी मिस्टर बी को। प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पर थी, करानी तो पड़ेगी ना मिस्टर बी के नाम पे। मिस्टर बी के नाम पे कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन क्या रखा गया है, कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन क्या रखा गया है, कंपलसरी। अब गिफ्ट से रिलेटेड एक तो केस भी है, गिफ्ट से रिलेटेड एक दो केस हैं, जैसे नीचे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इन केस वेयर द डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा वर्ड चिपक गए आपस में। इन केस डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर डोनर मर गया, डोनर मतलब देने वाला, गिफ्ट देने वाला, अगर गिफ्ट देने वाला मर गया किससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले, बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ, एंड इफ रजिस्टर्ड इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज द रजिस्ट्रेशन वाज डन इन हिज लाइफ टाइम। अब वो कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ कब, उसकी डेथ के बाद, अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ उसकी डेथ के बाद, और अगर रजिस्टर्ड हो गया तो इसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि उसकी लाइफ टाइम, उसके जिंदा रहते हुए क्या हो गया था, ये जो गिफ्ट है उसको रजिस्टर हो गया। अगर डोनर मर गया बिफोर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया उसकी डेथ के बाद, और सारी चीजें ठीक रही और रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ऐसे माना जाएगा कि जैसे उसके लाइफ टाइम, उसके जिंदा रहते हुए ही रजिस्ट्रेशन हो गया था। ऑन रजिस्ट्रेशन द डीड ऑफ द गिफ्ट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब साइनिंग, तो जो साइनिंग की डेट है, अगर रजिस्टर्ड हो गई गिफ्ट डीड, तो ऑन रजिस्ट्रेशन गिफ्ट डीड किस डेट से ऑपरेटिव हो जाएगी, जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी, जैसे ही आपकी गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गई, जैसे ही आपकी गिफ्ट डीड क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो रजिस्टर्ड होते ही इसका सेम इफेक्ट आएगा, जैसे रजिस्टर्ड होते ही इसका सेम इफेक्ट आएगा, जैसे कि लाइफ टाइम में बनी थी, लाइफ टाइम में रजिस्टर्ड हो गई थी, और क्या इफेक्टिव हो जाएगी, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से इफेक्टिव हो जाएगी, कब से, डेट ऑफ साइनिंग से, डेट ऑफ साइनिंग से क्या हो जाएगी, इफेक्टिव। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या रखा गया है, कंपलसरी रखा गया है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या रखा गया है, कंपलसरी रखा गया है। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज है, क्या केस लॉ है, अगर देखो डोनर मतलब जो गिफ्ट दे रहा था, डोनर मतलब जिसने गिफ्ट देने वाला, अगर ये गिफ्ट देने वाला गिफ्ट दे के लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले मर गया, गिफ्ट तो दे दिया
इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भाई रिलेटिव है तो गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन गिफ्ट रजिस्टर नहीं हुआ था अभी तक डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे दोनों के साइन होते हैं। डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी डेथ के बाद। और अगर सब कुछ ठीक रहा और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, विल हैव द सेम इफेक्ट एफ द रजिस्ट्रेशन इज इन लाइफ टाइम। तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन उसके जिंदा रहते हुए उसकी लाइफ टाइम उसके दौरान हुआ है। ऑन रजिस्ट्रेशन गिफ्ट ऑफ डीड किस डेट से इफेक्टिव होगी? डेट ऑफ साइनिंग से, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से, जो भी डेट उसमें लिखी थी किस डेट से ये ऑपरेटिव होगी, उस डेट से, या साइनिंग की डेट। अब देखो डोनर तो मर गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा जाके, फिर दे दिया। और अगर दूसरा जो डोनी है वो ये प्रूव कर दे कि भाई हाँ मुझे गिफ्ट हुआ था, रजिस्टर बिना डोनर के भी उसको रजिस्टर कर सकता है, बिना डोनर की। गिफ्ट डीड तो है आपके पास, ऑल्दो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन गिफ्ट डीड है। आप कह रहे कि वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द डोनर टू द डोनी, कल्याणम सुंदरम पसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट क्या हुआ? हैंड ओवर कर दिया डोनर ने डोनी, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और डोनी ने सब कुछ कर लिया इन हिज पावर टू कंप्लीट द डोनेशन। फॉर्मर मतलब फॉर्मर तो पहले वाला हुआ ना, तो डोनर ने क्या किया? वो सारे काम कर लिए, डन एनीथिंग इन हिज पावर टू कंप्लीट हिज डोनेशन एंड टू मेक इट इफेक्टिव, और if it is presented by a person having necessary interest within the prescribed time, the registrar must refuse। कह रहे कि डोनर ने डोनी को गिफ्ट दिया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, और डोनर ने रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे जो भी नेसेसरी काम थे वो सारे काम कर लिए। अब अगर कोई पर्सन इसे प्रेजेंट करता है, डोनर खुद इसे प्रेजेंट करता है या कोई वो पर्सन जिसका इंटरेस्ट है, वो पर्सन जब इसे प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट किस लिए करेगा? रजिस्टर कराने के लिए। तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, रजिस्ट्रार को क्या करना चाहिए? उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए। वो रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है? उसको क्या कर लेना चाहिए? रजिस्टर कर लेना चाहिए। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डज नॉट पोस्टपोन इट्स ऑपरेशन। अगर डिले हुआ है रजिस्ट्रेशन में गिफ्ट के, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन की डेट मतलब इफेक्टिव डेट बदल जाएगी, ऐसा नहीं। सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 merely require that donor should have signed the gift of deed। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक बात लिखी गई है कि सिर्फ डीड पे साइन होने चाहिए डोनर के, hence a gift deed can be registered even if the donor does not agree for its registration। एक बार आपने गिफ्ट दे दिया वो इररिवोकेबल है। इस केस लॉ से क्या बात समझ में आई? एक बार आपने गिफ्ट दे दिया, ये इररिवोकेबल है, अब आप इसे रजिस्ट्रेशन कराने से मना नहीं कर सकते। अब आप इसे मना नहीं कर सकते बाद में कि भाई मेरे को मेरा गिफ्ट वापस दे दो, ये नहीं कह सकते। एक बार आपने गिफ्ट दे दिया, इसका मतलब क्या है? इररिवोकेबल है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार आपने गिफ्ट दे दिया वो इररिवोकेबल है, आप उसे वापस नहीं मांग सकते। नाइदर द डेथ नोर द एक्सप्रेस रिवोकेशन, ना तो डेथ ना ही एक्सप्रेस रिवोकेशन क्या है? ग्राउंड है रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशन आर कंप्लाइड। भाई डोनर की डेथ हो गई, पहले केस में हमने यही पढ़ा, डोनर की डेथ हो गई। एक्सप्रेस रिवोकेशन, थर्ड केस में हमने एक्सप्रेस रिवोकेशन भी पढ़ लिया। ये दोनों ग्राउंड नहीं है ये रिफ्यूजल के, कि रजिस्ट्रार के पास जब मैं रजिस्टर कराने जाऊं, कि मैं जब रजिस्ट्रार के पास रिफ्यूज कराने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने गया तो रिफ्यूज कर दे इन ग्राउंड्स पे कि भाई देने वाला मर गया या देने वाले ने मना कर दिया। अगर अदर कंडीशन सही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने ऊपर आपको बता दिया इररिवोकेबल है, गिफ्ट एक बार दे दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसे क्या करना पड़ेगा? फिर वो उसी के नाम पर ही रहेगा, फिर वो दूसरे के नाम पर ही रजिस्टर कराना पड़ेगा। देखो पहला क्या है? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। दूसरा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब इमीडिएट इफेक्ट वाले जैसे सेल डीड, क्योंकि अदर देन गिफ्ट डीड लिखा है, गिफ्ट डीड पहले पॉइंट में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है? अदर देन गिफ्ट डीड। अब वो कह रहे कि सेल डीड इमीडिएट ऑपरेट हो जाएंगे जैसे ही क्या हो जाएगा? इमीडिएट ऑपरेटिव जैसे ही क्या हो जाएंगे? जैसे ही रजिस्टर होगा। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहे हैं? प्रपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट,
जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल ऑफ इंटरेस्ट वेदर वेस्टी और कंटीजेंट, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड टू और इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कोई राइट किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि देखो हमें रजिस्टर किसे कराना है, डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को ही तो रजिस्टर कराना है ना, डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को ही तो रजिस्टर कराना है ना। अब वो कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश कर रहा है। जो क्रिएट कर रहा है दुनिया को डिक्लेयर कर रहा है, असाइन मतलब ट्रांसफर कर रहा है, लिमिट मतलब कम कर रहा है, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म कर रहा है क्या, प्रेजेंट और फ्यूचर राइट, टाइटल ऑफ इंटरेस्ट, या तो राइट या टाइटल ऑफ इंटरेस्ट, या तो वेस्टेड जो हो चुका है, या कंटीजेंट जो फ्यूचर में होगा, क्या, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और मोर, कितने रुपए का इंटरेस्ट, 100 रुपए या उससे ज्यादा का, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड, किसमें, टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका राइट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, राइट क्रिएट करने का, डिक्लेयर करने का, साइन करने का, मॉडिफाई करने का, प्रेजेंट राइट हो सकता है, फ्यूचर राइट हो सकता है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितने रुपए का, 100 रुपीज और अपवर्ड। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ये भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, लेकिन स्पेसिफाई है क्या, विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, जो एक्नॉलेज कर रही है क्या कि कुछ रिसीव हुआ है, या एक्नॉलेज कर रही है कि कोई पैसा रिसीव हुआ है, जो एक्नॉलेज कर रही है रिसिप्ट किसी भी चीज की हो सकती है, या पैसा, और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ, किस बेसिस पे, किस लिए, कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई राइट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंक्शन हुआ है, कुछ किसी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट का, इस बेसिस पे, ऑन इस अकाउंट, इस बेसिस, अकाउंट मतलब बेसिस पे, राइट क्रिएट होने, डिक्लेयर, असाइन और एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंग्विश होने के बेसिस पे आपने कोई रिसिप्ट इशू की है, वो रिसिप्ट एक्नॉलेज कर रही है कि पैसा रिसीव हुआ है, या एक्नॉलेज कर रही है कि भाई कोई प्रॉपर्टी दी गई है, प्रॉपर्टी रिसीव हो गई। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहा है, जो एक्नॉलेज कर रहा है रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, किस चीज से रिगार्डिंग, किसी राइट को क्रिएट होने से, डिक्लेयर, असाइन, इन चीजों के रिगार्डिंग। अब इसमें भी सेम चीज है क्या, देखो इसमें भी सेम चीज है क्या, कितने रुपए का राइट वाइट क्रिएट हो रहा है, 100 रुपीज और अपवर्ड, और किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, 100 रुपीज और अपवर्ड, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसी का रजिस्ट्रेशन कराना है। ऐसी रिसिप्ट जो किसको इफेक्ट कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट या तो क्रिएट हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं, असाइन हो रहे हैं, लिमिट हो रहे हैं। ऐसी रिसिप्ट जो किसको इफेक्ट कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और अपवर्ड है, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और अपवर्ड है। तो कह रहे हैं कि टू बी रजिस्ट्रेबल अंडर दिस क्लोज ए रिसिप्ट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, रिसिप्ट को कुछ पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं। रिसिप्ट किसके बारे में, कंसीडरेशन के बारे में। इट मस्ट बी ऑन द फेस ऑफ इट, कि रिसिप्ट के ऊपर लिखा जाना चाहिए, फेस मतलब सामने जो फ्रंट है उसमें लिखा जाना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सम कंसीडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटेंशन ऑफ एनी इंटरेस्ट of value of rupees 100 or upward in the immovable property. The receipt must be such as linked to with the creation of a right. तो रिसिप्ट का सीधा सीधा रिलेशन होना चाहिए किससे, राइट जो मिला है आपको उससे। ए मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। तो अभी तक आप शायद रिसिप्ट सोच रहे होंगे कि आप किसी को पैसा देते हो तो क्या उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ए मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल, लेकिन अगर उसकी वजह से राइट क्रिएट हो रहा है या राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, लिमिट हो रहा है, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, कितने रुपए का, 100 रुपीज और अपवर्ड, इस रिसिप्ट की वजह से राइट क्रिएट हो रहा है 100 रुपीज और अपवर्ड का, तो ऐसे रिसिप्ट को भी क्या कराना पड़ेगा आपको, ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को भी क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर। लीज, लीज मतलब जमीन किराए पे देना, पट्टे पे देना, जैसे किसानों को या कोई फैक्ट्री के लिए लीज पे दी जाती है। एक रेंट आपने सुना होगा, रेंट की तरह ही लीज होती है, रेंट की तरह ही लीज होती है। लीज में बहुत सारे अलग राइट दिए जाते हैं रेंट से। तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कैसी, ईयर टू ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर,
टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ईयर टू ईयर मतलब जो सालों साल चलती रहेगी, 1 साल से ज्यादा की है, हो सकता है 2 साल की हो, ये तो सालों साल चलती रहेगी जब तक रिवोक ना की जाए। ये 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, या जो रिजर्व कर रहा है ईयरली रेंट, जिसमें सीधी सीधी सी बात लिखी गई है कि 1 साल से ज्यादा का ही किराया होगा। ईयरली रेंट का मतलब 1 साल से ज्यादा का किराया होगा, एक्सीडिंग है, एक्सीडिंग कितना, रिजर्विंग है ईयरली रेंट, जिसमें 1 साल या उससे ज्यादा का रेंट लिखा हो, बेसिकली 1 साल से ज्यादा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी, ऐसी लीज को भी, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से ये लीज रजिस्टर हो रही है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे इमोबल प्रॉपर्टी लीज की गई है, और लीज भी कैसी, ईयर टू ईयर, टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्व है ईयरली रेंट, तो ऐसी लीज वाले पेपर को भी, ऐसे लीज डीड को भी, ऐसे लीज वाले पेपर को भी आपको क्या कराना है, रजिस्टर। ऐसे लीज वाले पेपर को भी आपको क्या कराना है, रजिस्टर कराना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, लीज के ऊपर केस दिया गया है, केसेस अंडर सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 1D, अभी जो आपने ऊपर लीज पढ़ा, इसके ऊपर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिया है, एक 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एक 17(1)D, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी देखना पड़ेगा, दो चीजों के बेसिस पे देखना पड़ेगा। एक अगर लीज 1 ईयर के लिए कंटेनिंग एन ऑप्शन, एक छोटा सा केस लो दिया गया है, केस लो कह सकते हो, एक लीज 1 साल की है और उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, टेनेंट के पास है रिन्यू करने का ऑप्शन फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर और एनी अदर टर्म, क्या ये लीज रजिस्टर करानी पड़ेगी? क्या ये लीज रजिस्टर करानी पड़ेगी? क्या मैं लीज को कह सकता हूं 1 साल से ज्यादा है? नहीं कह सकता, क्योंकि अगर रिन्यू नहीं हुई लीज में, और 1 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम तो ऊपर, तो कह रहे कि नोट ए लीज, तो ये लीज नहीं है, कितने टाइम वाली, 1 साल से ज्यादा वाली, और इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। देखो ऑप्शन दिया गया है, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, देखो अगर मेरी लीज 1 साल की है, मुझे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के टाइम पे तो रिन्यू करानी पड़ेगी, और रिन्यू के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे आपने एलएलपी पढ़ा होगा, एलएलपी का एग्रीमेंट, इनिशियल एग्रीमेंट बना, कुछ भी चेंज आएगा तो सप्लीमेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, कुछ भी चेंज आएगा तो क्या बनाना पड़ेगा, सप्लीमेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और अगर सप्लीमेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा तो सप्लीमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर से अलग से स्टैम्प पेपर आएगा, इसका अलग से नोटरी को फीस जाएगी और सब चीजें जाएंगी। तो लीज अगर 1 साल की है तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का बना, 1 साल का, 1 साल वाला तो रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन इसमें ऑप्शन है कि रिन्यू किया जा सकता है, तो रिन्यू के टाइम पे तो रिन्यूअल डीड बन गई, रिन्यू के टाइम पे तो रिन्यूअल डीड बन गई, रिन्यूअल डीड को फिर से रजिस्टर कराना पड़ जाएगा इस तरह। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लीज का रजिस्ट्रेशन अगर वो 1 साल की है, चाहे उसमें ऑप्शन क्यों ना हो, चाहे उसमें ऑप्शन क्यों ना हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। सेक्शन 107 क्या कह रहा है, लीज फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग ए ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें भी वही बात लिखी है कि अगर लीज 1 साल से ज्यादा की है या उसमें ईयरली रेंट की बात की गई है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही की जा सकती है ऐसी लीज। बट लीज जहां पे 1 साल की है, प्रॉपर 1 साल की है, विद ए रिजर्व्ड रेंट फॉर ए पीरियड फॉर विच इट हैज बीन ग्रांटेड दैट इज 1 ईयर, इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। लेकिन जहां लीज 1 साल की है, 1 साल के रेंट की बात की गई है, तो वहां उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक्सीडिंग वर्ड होना चाहिए। अब कंपैरिजन से क्या शो हो रहा है, दोनों तरह से एक ही चीज शो हो रही है। अगर कोई लीज ईयर टू ईयर है, एक्सीडिंग 1 ईयर है, रिजर्व कर रही है ईयरली रेंट, तो उस लीज को दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग, दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग 17(1)D हम जो पढ़ रहे हैं, या 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दोनों के अकॉर्डिंग ऐसी लीज जो 1 साल से ज्यादा की है, ईयर टू ईयर है, 1 ईयर से ज्यादा है, ईयरली रेंट रिजर्व कर रही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक केस लो और दिया गया है, ये भी केस है, ये भी केस था, एक केस और, अगर एक लीज है जिसकी हाई वैल्यू है, बट ये ईयर टू ईयर वाली नहीं है, 1 साल से ज्यादा वाली भी नहीं, देखो रिजर्व कर रही है रेंट, रेंट कितना, हाई वैल्यू, ईयर टू ईयर नहीं है, लेकिन 1 साल से ज्यादा भी नहीं है, नोट रिजर्विंग है ईयरली रेंट, पूरे साल के रेंटों की बात भी नहीं की गई है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17(1)D, क्योंकि वो 1 साल, क्योंकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाई वैल्यू से कोई मतलब नहीं है।
हाई वैल्यू से। 10 करोड़ की लीज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 करोड़ की लीज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो 1 साल से कम है। ऊपर देखो एक पॉइंट आपका ऊपर, अभी 2 पॉइंट रहेंगे। नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, अब देखो एक चीज, कोर्ट की डिग्री और ऑर्डर आया है, कोर्ट की डिग्री आई है और कोर्ट का या फिर ऑर्डर आया है। अब इस डिग्री में क्या बात लिखी गई है, इस डिग्री में किसी प्रॉपर्टी की बात की गई है, इस डिग्री में किसी प्रॉपर्टी की बात की गई है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज और अपवर्ड। और क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इस जो डिग्री में जो इमोबल प्रॉपर्टी जो चीज लिखी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट क्रिएट होंगे, डिक्लेयर होंगे, कुछ भी होगा, वही सारी चीजें डिक्लेयर, असाइन और बाकी सब चीजें। तो कह रहे ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग दोनों बातों मतलब सेम है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या कह रहा है, जो डिग्री या ऑर्डर की बात कर रहा है, और डिग्री ऑर्डर में किसकी बात की गई है, इमोबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात की गई। ऐसा डिग्री या ऑर्डर जिसमें किसकी बात की गई है, इमोबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात की गई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं या साइन कर रहे हैं एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी अवॉर्ड, अवॉर्ड आर्बिट्रेटर का होता है। जब कोई पर्सन अपॉइंट करके हम झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, और आर्बिट्रेटर का रिजल्ट अवॉर्ड आता है, डिग्री या ऑर्डर नहीं आता। तो व्हेन सच डिग्री और ऑर्डर और अवॉर्ड परपोर्ट टू और ऑपरेट टू क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर एनी इंटरेस्ट और वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड इन ए इमोबल प्रॉपर्टी। ये डिग्री या ऑर्डर क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इमोबल प्रॉपर्टी में कोई नया राइट असाइन करने की कोशिश कर रही है, 100 रुपीज और अपवर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी वजह से ये ट्रांसफर हो रही है, ये डिग्री वगैरह, मेरे फेवर में डिग्री आई, मैंने तुम्हें दे दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूँ या असाइन कर रहा हूँ कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर, कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूँ किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि उस डिग्री या ऑर्डर में क्या बात लिखी गई है, उस डिग्री या ऑर्डर से राइट लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है इमोबल प्रॉपर्टी में 100 रुपीज और अप। नीचे इसके ऊपर भी है क्या कुछ, लास्ट आपका थोड़ा सा ध्यान से समझ। अब देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट में ना एक चेंज आया था 2001 में, चेंज आया था, इस चीज को ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, किस चीज का, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी इमोबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 53 ए ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बने थे। देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सेल डीड नहीं कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, सेल करेंगे भाई, इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल डीड बनाना, सेल डीड नहीं बनाया, बोले यार ये बंद तो गया। अब देखो इस पे तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, प्रॉपर सेल नहीं है, तो कंसीडरेशन प्रॉपर वाला नहीं है। आपने सुना होगा ना सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर की बात करता था ना। इसी तरह सेक्शन 53 जो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में किसमें बनेगा, डीड या डॉक्यूमेंट में, या कन्वर्ट हो जाएगा सेल वगैरह। तो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या, ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन इमोबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 शेल बी रजिस्टर्ड। तो ऐसा डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर कराना है अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है किसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद। और अगर इस डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर नहीं कराया इस अमेंडमेंट के बाद, इस कमेंसमेंट के बाद, तो नो इफेक्ट ऑफ द पर्पस ऑफ द सेट सेक्शन 53, फिर आपके पास कोई इफेक्ट नहीं है, फिर उस सेक्शन का 53A का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है तो उसको भी क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, अगर वो किसके बाद है, इस अमेंडमेंट के बाद। तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर इस डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बनता था, इस डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बनता था, एग्रीमेंट टू सेल बनता था, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता था। नए एक्ट में क्या कर दिया गया 2001 के बाद, ऐसे डॉक्यूमेंट जो
अभी नहीं, फ्यूचर में राइट दे रहे हैं, तो एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू परचेज या जो भी है, तो फ्यूचर में जो आपको राइट दे रहे हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी क्या है, कंपल्सन है। ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है। अब एक बीच में एक थोड़ा सा एक छोटा सा केस लो, एक छोटी सी मतलब बात बताई गई है। वेरी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17(1)(b)। बी में आया था ना, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो प्रपोर्ट कर रहे हैं, लाइबिलिटी वाइलिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, depend upon whether it operate or purport to bring about a change in the legal relationship in respect of some property। ये बात तो ऊपर भी क्लियर थी कि अगर लीगल राइट में चेंज आ रहा है तो ही आपको रजिस्टर कराना है, अगर लीगल राइट में चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर रजिस्टर ही क्यों कराना है। For the purpose of section 17(b) एक distinction should be drawn किस किस के बीच में, right in or to a property or such right as are merely accidental to the ownership of the property or are really in the nature of power or option with the, which every owner is free to exercise in dealing with his property in a particular way। क्या दो चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा, एक राइट टू प्रॉपर्टी, एक राइट टू प्रॉपर्टी और एक ईजमेंट राइट्स। पता है ना ईजमेंट्स आपको, मतलब अगर मैंने कोई घर खरीदा है, अगर मैंने कोई घर खरीदा है तो घर के साथ रास्ता, पानी जो वहां पर आता है, इन सब चीजों के भी तो राइट मिलेंगे ना मुझे। ये थोड़ा है कि मैं आपसे इन चीजों के राइट ना लूं, ये चीजें तो ऑटोमेटिकली आ गई ना घर के साथ, घर के साथ ये चीजें तो क्या आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। तो कह रहे कि दो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डिस्टिंक्शन कि राइट प्रॉपर्टी का और ईजमेंट्स का राइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये तो किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि आपने अगर ये राइट लिए तो वो ईजमेंट्स वाले पे मिल जाते हैं। द लेटर जो बाद वाले राइट है, मे बी डिस्क्राइब्ड एज राइट इन रिलेशन टू ए प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट इन ए रिलेशन टू ए प्रॉपर्टी, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट राइट्स in or to a property। Generally, when a right is or to a property is assigned created, there must be definite change of legal relation into a property। यानी कि जब आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट चेंज होते हैं ना, तभी उसी का रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपके ईजमेंट्स के राइट चेंज हो रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो राइट का ध्यान रखना है, राइट का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर्टी से, इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे राइट टू वे, बाहर घर के बाहर जो रास्ता है उसका यूज करने का राइट, वो यूज करने का राइट तो अलग चीज है ना, घर का राइट अलग है। तो इमोबल प्रॉपर्टी तो घर है ना, वो रास्ता तो नहीं है ना, और वो रास्ता इटसेल्फ इंक्लूड किया गया है उस बात में, रास्ता इटसेल्फ इंक्लूड किया गया है उस बात में। अब देखो एक्सेप्शन में अगली क्लास में कराऊंगा। एक्सेप्शन से पहले हम पढ़ते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अभी तक जो आपने पढ़े ना उसका उल्टा पढ़ते जाना है, सेक्शन 18 कहते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और विल, पहला पॉइंट आया था जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, वहां क्या पड़ा था 100 रुपीज और अपवर्ड, यहाँ क्या है लेस देन 100 रुपीज। तो उल्टा हो गया, 100 रुपए है उससे ऊपर वहां चला गया, 100 रुपए से नीचे यहाँ आ गया। इंस्ट्रूमेंट जो एक्नोलेज कर रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, वहां क्या था 100 रुपए और अपवर्ड, यहाँ क्या था 100 रुपए से नीचे। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर 1 साल से कम वाली है, 1 साल या उससे कम वाली है, 1 साल या उससे कम वाली है तो इसमें फॉल कर जाएगी। इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर कर रहा है, साइन कर रहा है कोई डिग्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है 100 रुपीज से कम, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है 100 रुपीज से कम, वहां वाले को उल्टा कर दिया बस। इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और यूज कर रहा है राइट इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, वहां हमने सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा, यहां पहली बार हम क्या कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। विल, वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो वसीयत ज्यादातर लोगों की दादाजी की सेफ में मिलती है ना, दादाजी ने जो घर पे तिजोरी रखी हुई थी उसमें मिलती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका। अदर डॉक्यूमेंट नोट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 के इस प्रोविजो में लिखे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो ऊपर लिखे हैं इनका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इनको कंपलसरी रजिस्टर नहीं कराना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है कि रजिस्ट्रेशन किस किस का कराना है, रजिस्ट्रेशन किस किस का मैंडेटरी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं प्रेजेंट करने हैं, क्या करने के लिए रजिस्टर कराने के लिए। ऐसे थोड़ा कि आज बने और 10 साल बाद रजिस्टर कराने चले जाओ, ऐसा नहीं। तो अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं तो कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन 4 मंथ्स ऑफ हिज एग्जीक्यूशन, अदर देन ए विल, क्योंकि विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनको कितने महीने के अंदर अंदर, विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन,
या आप वॉलेंटरली बेसिस पे किसी का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो कितने टाइम में ले जाएं, विद इन 4 मंथ्स ऑफ इस एग्जीक्यूशन आप क्या करा सकते हैं, उसे रजिस्टर। लेकिन उससे पहले आपको ये समझनी होगी कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया और एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे डॉक्यूमेंट जो इंडिया में एग्जीक्यूट हुए या इंडिया से बाहर हुए हैं, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट इंडिया में है तो विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर। अगर अर्जेंट नेसेसिटी है, अर्जेंट नेसेसिटी मतलब कोई काम हो गया, यहाँ नेसेसिटी का मतलब जल्दी नहीं कराना है, अर्जेंट नेसेसिटी का मतलब कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से आप रजिस्टर नहीं करा पा रहे हो, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, 8 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन फीस ज्यादा ली जाएगी, लेकिन फीस ज्यादा ली जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो अराइवल जिस दिन इंडिया में वो डॉक्यूमेंट आएगा वहां से 4 महीने दिए, जिस दिन वो इंडिया में आएगा वहां से 4 महीने आपको क्या दिए गए हैं, प्रेजेंट करने। इफ डिले इज ड्यू टू एक्ट ऑफ कोर्ट, अगर रजिस्टर कराने में डिले हो रहा है किसकी वजह से, कोर्ट की वजह से, तो इट हैज टू बी डिसरिगार्डेड, तो आप टाइम लिमिट को अवॉइड कर दोगे। अगर कोर्ट की वजह से, देखो किसी चीज पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप रजिस्टर कराने गए, बस उस पर कोई झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको झगड़े को सोल्व करने में 7-8 महीने लगा दिए, तो ये टाइम पीरियड क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। लिमिटेशन पीरियड में पढ़ा था ना कि कुछ टाइम पीरियड एक्सक्लूड किए जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर है। A period of 4 months for presenting a copy of order or decree, it is counted from the date of decree. अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, डॉक्यूमेंट कैसा है, कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर है, तो जो डिग्री की डेट है, जो डिग्री की डेट है उससे 4 महीने, वहां से 4 महीने काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वो डिग्री को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से इमोबल प्रॉपर्टी में अगर कोई इफेक्ट हो रहा है। एक नीचे एक बार आपका दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया है तो वो दोबारा दिया गया है, where the registering officer is satisfied that document was executed outside India और प्रेजेंट किया गया रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ्स आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस। ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट वैलिड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो इंडिया में तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप इसका क्या ना करा लो, रजिस्ट्रेशन ना करा लो, जब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन ना करा लो। इंसिडेंटली सेक्शन 26 इंडिकेट that the act applies to ex India document, ex India document जो मतलब पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंट से पहले बने, उनकी बात करें तो इंसिडेंटली सेक्शन 26 इंडिकेट द दैट एक्ट अप्लाइज टू एक्स इंडिया डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक्स इंडिया डॉक्यूमेंट ये भी कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया हो, इसकी बात कर सकते हैं ना। एक्स इंडिया डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं आउटसाइड इंडिया, तो उनपे ये एक्ट अप्लाई होता है, और उनमें जो प्रॉपर्टी लिखी गई है वो इंडिया में है, प्रॉपर्टी जिसकी बात की गई है वो इंडिया की है, प्रॉपर्टी जिसकी बात की है, बट वो प्रॉपर्टी इंडिया में होनी चाहिए, तभी तो डॉक्यूमेंट इंडिया में लेकर आए होंगे, अदरवाइज डॉक्यूमेंट इंडिया में लाने की जरूरत क्या है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट को इंडिया में लाने की जरूरत ही क्या है। अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, देखो अगर आपने रजिस्ट्री देखी है तो रजिस्ट्री के ऊपर स्टैम्प पेपर लगे होते हैं, और स्टैम्प पेपर की एक वैल्यू होती है, स्टैम्प पेपर की एक वैल्यू होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट ले गए जिसपे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी है, तो स्टैम्प एक्ट कहता है कि उसे रजिस्टर नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी पे करा लेंगे। इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प्ड इट्स प्रेजेंटेशन इज स्टिल गुड, अभी भी आपने प्रेजेंट किया ठीक है, इस प्रेजेंटेशन इज स्टिल गुड, दाओ पेनल्टी अंडर स्टैम्प एक्ट कैन बी लिवाइड। हालांकि पेनल्टी लगाई जा सकती है स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, प्रॉपर स्टैम्प नहीं है तो उसमें पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिफ्यूज नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि डॉक्यूमेंट क्या है, अनस्टैम्प। तो रिफ्यूजल नॉट अलाउड ऑन दिस ग्राउंड, रिफ्यूजल अलाउड नहीं है रजिस्ट्रार को, जिस अथॉरिटी के पास आप गए हो वो रिफ्यूज नहीं कर सकती रजिस्ट्रेशन करने से, किसके बेसिस पे कि डॉक्यूमेंट अनस्टैम्प्ड है, कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प नहीं। री रजिस्ट्रेशन दे रखा है, री रजिस्ट्रेशन क्या है, पहली बार डॉक्यूमेंट जब ओरिजिनली पहली बार डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट हुए तो वो पर्सन लेकर गया था जो पर्सन ऑथराइज नहीं था, डॉक्यूमेंट ऐसे पर्सन ने रजिस्टर कराने के लिए पेश किए हैं जो डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज नहीं था, तो उस केस में कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को क्या करा लो, री रजिस्टर करा लो। दिस सेक्शन इज मेनली इंटेंडेड टू डील विद द सिचुएशन वेयर द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, जो मेन प्रेजेंटेशन पहली बार की गई थी उस पर्सन ने की थी जो ऑथराइज नहीं था ये काम करने के लिए, इट ओवरराइड द डिसीजन इन जम्बू प्रसाद वर्सेस मोहम्मद
आफ्ताब अली खान। तो इसने ये जो सेक्शन है इसने ओवरराइड कर दिया, क्योंकि अमेंडमेंट से आया है, इसको ओवरराइड कर दिया जो डिसीजन आया था इस केस में कि री रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, उस केस में मना किया गया होगा। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन बना दिया, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया। एग्जीक्यूटेंट वो कह रहे हैं कि जिस डॉक्यूमेंट को साइन मोर देन वन है, जिस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब देखो, मान लो कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है, मान लो 20 लोग हैं, किसी प्रॉपर्टी के ओनर 20 लोग हैं, तो क्या 20 के 20 लोग एक दिन अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे। 20 के 20 लोग एक दिन अवेलेबल नहीं हो सकते। तो उस केस में क्या करते हैं भाई, जो जिस तारीख को आए उस तारीख को अपने साइन कराए और उतना पार्ट रजिस्टर करा ले। तो एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन डिफरेंट टाइम पे मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। तो जिस दिन साइन हुआ वहां से हर साइन को क्या करा लो, रजिस्टर करा लो। द रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल इन रिलेशन रिगार्ड टू ईच पार्टी। जब तक सारे लोगों के साइन नहीं हो जाते तब तक रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, पार्शियल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ये क्या है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मान लो फ्लैट सेल किए हैं 100 फ्लैट सेल किए। अब मिस्टर ए तो एक है, बट मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, मिस्टर ई है एंड सो ऑन, बहुत सारे लोग हैं। अब ये तो हर किसी के लिए, मिस्टर ए के लिए मिस्टर ए क्या करेगा, मान लो मंडे को गया, मिस्टर बी बोला आज मैं रजिस्टर करा लेता हूँ। फिर मंडे को, फिर अगले दिन मिस्टर सी आया, बोला यार आज मैं करा लेता हूँ। ये मिस्टर ए क्या कहेगा, यार इस तरह तो 100 फ्लैट बेचने हैं, तो 100 दिन मेरे कहाँ चले गए, इस तरह तो 100 दिन मेरे कहाँ रहेंगे, 100 के 100 दिन मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठा रहूंगा। भाई अगर सब लोग अलग अलग दिन आएंगे तो मैं तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठा रहूंगा, मेरा तो काम ही यही है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में उस पर्सन को अलाउड होता है कि वो पर्सन क्या करेगा, वो तो एक ही दिन में जाके सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, ये बचे हुए लोग अपने अपने टाइम पे जाते रहेंगे और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। मिस्टर ए तो एक दिन जाएगा और 100 के 100 फ्लैट के पेपर पे साइन कराएगा। ये लोग जैसे अवेलेबिलिटी होगी अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग साइन करते रहेंगे। ये लोग क्या करेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग साइन करते रहेंगे। मिस्टर बी जिस दिन अवेलेबल होगा उस दिन जाके कर देगा, सी जिस दिन अवेलेबल होगा उस दिन जाके कर देगा। ठीक है, तो ये सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स है, जहां पे एग्जीक्यूट करने वाले, साइन करने वाले एक से ज्यादा हो। तो जब जो जिस दिन आपने साइन किया, तो ईच एग्जीक्यूशन, ईच साइन से 4 महीने मिलते हैं, हर साइन से 4 महीने मिलते हैं। तो 4 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करा लेना है, रजिस्टर करा लेना है ये सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स। तो ये आपका ये आज के लिए हो गया। तो मैंने आपको 2-3 पेज जिसमें करा दिए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कराएंगे, कुछ का कंपलसरी है, कुछ का ऑप्शनल है, वो भी हमने करा लिया। और टाइम लिमिट भी हमने पढ़ ली, एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, अनस्टैम्प्ड हो, री रजिस्ट्रेशन हो, सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स हो, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हम डाउट क्लास में लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।